नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हम धीरे धीरे अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बाद में बाल विकास, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि विकास, उसके सिद्धांतों को पढ़ते हुए, वंशानुक्रम वातावरण के सिद्धांतों को पढ़ते हुए आगे हम वो ये बाल विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और बाल विकास में हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हम पढ़ रहे थे उस शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में, मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। और उन विधियों के बारे में हमारी जो पिछली क्लास चल रही थी वो विधियों के बारे में चल रही थी। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। इन विधियों को हमने दो रूपों में रखा था। पहली थी हमारे पास आत्मनिष्ठ विधियाँ, दूसरी जो थी हमारे पास वस्तुनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियों में देखिए हमारे पास जो है वो है अंतः दर्शन विधि, और एक और है गाथा वर्णन विधि। इन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इधर है वस्तुनिष्ठ में, देखिए इधर अंतर्दर्शन है तो यहाँ है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि इससे इस विधि में आती है जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि। उसके बाद इसमें आती है साक्षात्कार विधि, और फिर इसमें है प्रश्नावली विधि। ये विधियाँ इसमें रखी जाती हैं। अब इन विधियों के बारे में जब हम चर्चाएं कर रहे थे तो साथियों, सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं। देखिए, या तो सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी विधियाँ, क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि निम्न में से कौन सी विधि आत्मनिष्ठ या अमनोवैज्ञानिक कहलाती है। इस तरीके का आंसर देता है, क्वेश्चन देता है, और इनमें से 4 आंसर लिखेगा। वो लिखेगा इन विधियों में से 4 विधियों के नाम लिखेगा, और इन विधियों में लिखने के बाद हमें बताना होगा कि कौन सी विधि आत्मनिष्ठ है, कौन सी मनोवैज्ञानिक है और कौन सी अमनोवैज्ञानिक है। ये पता लगाना होता है साथियों। अब हमारे सामने 2 शब्द हैं जिसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे उस दिन। एक तो है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दूसरा है अमनोवैज्ञानिक। एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा अमनोवैज्ञानिक। अब जितनी भी हमारी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, जितनी भी हमारी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं वो सारी की सारी क्या है, मनोवैज्ञानिक है। क्या है, मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। और जितनी भी हमारी आत्मनिष्ठ विधियां जो हैं वो सारी की सारी कौन सी कहलाती हैं, अमनोवैज्ञानिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये अमनोवैज्ञानिक, और जो वस्तुनिष्ठ है वो क्या कहलाती है, मनोवैज्ञानिक विधियां कहलाती हैं। अब हमारे सामने ये संशय पैदा हो जाता है कि कौन सी विधि को हम मनोवैज्ञानिक विधि कहें, कौन सी विधि को हम अमनोवैज्ञानिक कहें।
या इनके दूसरे रूपों में हम रखें कि कौन सी विधि को हम आत्मनिष्ठ कहें, कौन सी को हम वस्तुनिष्ठ कहें, ये हमारे मस्तिष्क में एक संशय रहता है। अब इसको जानने के लिए साथियों हमें इस रूप को पढ़ना होता है। पहले इस रूप को पढ़ेंगे कि कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है और कौन सा अमनोवैज्ञानिक है। जब हमें ये पता चलेगा उसके बाद हम विधियों की ओर अग्रसर होंगे। फिर अगर हमें दो शब्द जानने हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक के बारे में, दूसरा अमनोवैज्ञानिक के बारे में, एक आत्मनिष्ठ के बारे में, दूसरा वस्तुनिष्ठ के बारे में। अगर हमें इन शब्दों की पहचान हो गई तो हम विधियों को ढूंढने में हमें पूर्णतः आसानी होगी। हर एक विधि को हम ढूंढ लेंगे कि कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक हो सकती है, कौन सी आत्मनिष्ठ हो सकती है, कौन सी वस्तुनिष्ठ हो सकती है। तो हमें पहले इन शब्दों की पहचान करनी होगी कि इन शब्दों का अर्थ कैसा है। हमारे मस्तिष्क में एक सबसे बड़ा संशय पैदा होता है कि किस विधि को मनोवैज्ञानिक कहें, किस विधि को अमनोवैज्ञानिक कहें, मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है, आत्मनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या होता है। वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ इसमें शामिल होते हैं। देखिए इन शब्दों के बारे में हम समझे साथियों। सबसे पहले इन शब्दों के बारे में समझें तो सबसे पहले देखिए मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है देखिए, जिसमें मैं यहां लिखूं कि वस्तुनिष्ठता, दूसरा विश्वसनीयता, फिर व्यापकता, भविष्यवाणी, सार्वभौमिकता, वैधता और निष्कर्ष। ये मुख्य तत्व होते हैं और ये ही तत्व साथियों मूल्यांकन के तत्व माने जाते हैं, मूल्यांकन के आयाम माने जाते हैं कि इन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है तब जाकर के किसी प्राणी का अगर हमें मूल्यांकन करना होता है, तब किसी प्राणी के बारे में हमें जानना होता है, किसी प्राणी के मूल्य का अंकन करना होता है। मूल्यांकन आपका एक टॉपिक लगता है अलग से, मापन मूल्यांकन लगता है। देखिए मूल्यांकन, मैं कहूं कि ये मूल्यांकन के पक्ष है। अब ये मूल्यांकन के पक्ष यानी मूल्यांकन जो है उसका क्या अर्थ है। मूल्यांकन के बारे में जाने तो ये दो शब्दों से बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्य किसी चीज़ का बारे में हम जानते हैं तो जब हम उसका मूल्य निर्धारित कर देते हैं तब हम उसको क्या कर लेते हैं, जांच लेते हैं। क्या लेते हैं, जांच लेते हैं। मैं अपनी भाषा में कहूँ कि किसी चीज़ को जांचना ही हम क्या किसका नाम देते हैं, जांचने को हम क्या देते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। अब देखिए साथियों हमारे सामने दो चीज़, एक शब्द तो आपके सामने है, एक तो शब्द था आपके सामने विधियों में आत्मनिष्ठ, दूसरा जो था वो था वस्तुनिष्ठ। दो शब्द थे, एक तो आत्मनिष्ठ और दूसरा वस्तुनिष्ठ। ये जो शब्द है ये शब्द हमारे सामने आया हुआ ही है, किसका, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं वो सारी की सारी क्या है, मनोवैज्ञानिक विधियां हैं, और जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं वो विधियां क्या हैं, अमनोवैज्ञानिक है। अब जिसमें विज्ञान के तत्व होते हैं, कुछ विज्ञान के तत्व, मैं इनको कहूँ कि वैज्ञानिक तत्व तो भी कोई किंतु परंतु नहीं है। जब विज्ञान का उदय हुआ था, उस विज्ञान के उदय हुआ था तो उस समय तीन चीज़ें थी,
एक तो प्रयोग, दूसरा प्रयोज्य और तीसरा जो था, देखिए समझिए इसको, जब विज्ञान का उदय हुआ तो उस समय हमारे सामने तीन चीजें थी। तीन चीजें कौन सी? एक तो प्रयोग था, तो प्रयोज्य भी था, और जब प्रयोग और प्रयोज्य दोनों होंगे तो प्रयोगकर्ता भी होगा। ये तीन तत्व थे कि प्रयोग जिस चीज पे हम कर रहे हैं, प्रयोज्य जिसको हम मानते हैं, आधार जिसके ऊपर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, और प्रयोगकर्ता जो करने वाला होता है। ये तीन चीजें थी, और जब ये तीनों चीजें थी, किसी चीज के ऊपर प्रयोग, प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य तीन चीजें थी, तो तीनों आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते थे। जब आवश्यक निष्कर्ष निकलते थे तो प्राणी का मूल्यांकन होता था, और वो ही मूल्यांकन जो होता था वो आवश्यक निष्कर्ष निकाल करके देता था, और वो दूध का दूध और पानी का पानी करता था। उससे हम आगे वाले को जांचने में आसानी हो जाती थी। अब हमारे सामने दो चीज़ें हैं, मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक। उन्हीं शब्दों पे हम ध्यान दें तो मनोवैज्ञानिक तो जिसमें वैज्ञानिकता का साथ हो, विज्ञान का साथ हो, अमनोवैज्ञानिक जिसमें विज्ञान का साथ ना हो। और विज्ञान का साथ कैसा? विज्ञान के तत्वों का साथ। विज्ञान के जो तत्व हैं वो जिसके साथ है वो वैज्ञानिक स्वरूप लिए रहती है, और विज्ञान के तत्व जिसके साथ नहीं है वो अवैज्ञानिकता है, जिसमें वैज्ञानिकता का क्या है? अभाव है। ये ही स्वरूप इसमें निर्धारित होता है। तो यहाँ इसमें तीन चीजें होती हैं साथियों विज्ञान में, एक प्रयोग, दूसरा प्रयोज्य और तीसरा प्रयोगकर्ता। तो हमारे सामने दो विधियां हैं, एक आत्मनिष्ठ है और दूसरी वस्तुनिष्ठ। अब उन शब्दों के बारे में हमने शायद पिछली वीडियो में एक दो शब्द के बारे में पढ़ लिया था। एक शब्द है हमारे सामने वस्तुनिष्ठता, और वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं? वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं साथियों? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों ने वस्तुनिष्ठ शब्द को जहां पे सुना है, वस्तुनिष्ठ शब्द का जहां तक अर्थ आप लोगों ने लगाया है, उस अर्थ में देखिए आप लोगों ने लगाया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। सही कह रहा हूं? वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, एकांश होते हैं, इन प्रश्नों के बारे में आप लोगों ने आपने सुना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा सुना है निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ शब्द जो है तुम लोगों ने यहीं पे यूज किया है और कहीं यूज नहीं किया इस शब्द को। चलो फिर भी हम इन्हीं शब्दों, इन्हीं यहाँ पे भी तुमने जो यूज किया है उसी पे यहीं पे हम समझ लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होते थे हमारे सामने। मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ साथियों समझाने के लिए कि भारत की राजधानी क्या है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। लिख दिया। इसी तरीके से इसी निबंधात्मक स्वरूप में मैं यह क्वेश्चन लिखता हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब यहां पे देखिए साथियों, यहां इस क्वेश्चन में और किस क्वेश्चन में दिन रात का अंतर है। यहां पे किया कि भारत की राजधानी क्या है, किसी ने आंसर किया कि ये दिल्ली है, और यहां पे कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब जितने मुंह होंगे उतने ही आंसर होंगे निबंधात्मक प्रश्न में, जबकि वस्तुनिष्ठ में ऐसा नहीं था। वो जो स्टिक थी, जो चीज जो बिल्कुल अपने स्थिति में थी, जिसको हम वस्तुनिष्ठ मानते हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ
एक क्वेश्चन जो हमारा पहले, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखे ऐसे ही। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि बताइए इन दोनों प्रश्नों में कौन सा जो प्रश्न है वो वैज्ञानिकता के आधार से जुड़ा हुआ है। तो साथियों इसमें वैज्ञानिकता के आधार से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि इसका यही आंसर होगा। विश्व के किसी भी कोने में किसी भी जगह जाकर के इसका आंसर पूछोगे तो समान मिलेगा। और इस क्वेश्चन के बारे में आप कहीं चर्चा करोगे तो जितने मुंह मिलेंगे उतने ही आंसर मिलेंगे साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक प्राणी अपने अपने विचार व्यक्त करेगा। हर एक प्राणी का दृष्टिकोण अलग है, हर एक प्राणी का देखने का नजरिया अलग है, हर एक प्राणी का रूप, हर एक प्राणी की रूपरेखा अलग है। वो अपने हिसाब से उनको देखता है, अपने हिसाब से उन दृष्टिकोणों को, उन नजरिए को चुनता है। तो यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जितने चेहरे उतने ही विचार, लेकिन यहाँ पे कितने भी चेहरे हो, क्या उसका आंसर बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य जो चीज़ सत्य है, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो ये है वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता। विज्ञान अब यहाँ पे मूल्यांकन होगा तो निष्कर्ष निकल करके आएगा, और यहाँ पे जो मूल्यांकन होगा उसमें आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई से उसकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं में वो पूर्णतः उस पे खरा नहीं उतरता। वो निबंधात्मक प्रश्न है। अब जब इसका मूल्यांकन किया गया तो निर्धारित आंसर निकल करके आए, और जब निर्धारित आंसर निकल करके आए, वो चाहे किसी भी परीक्षक से आपने जांच करवा लिया हो, आपको लोग बुक पढ़ते हो, उस बुक में वस्तुनिष्ठता की एक ही पहचान लिखी हुई मिलती है। समझ तो गए ना वस्तुनिष्ठता और निबंधात्मक का क्या अर्थ है। ये एग्जाम्पल लिया था मैंने। वस्तुनिष्ठता हर क्षेत्र विशेष में रखी जाती है, हर चीज़ में देखी जाती है। अब मैं यहाँ देखूँ, आपको बुक के अंदर जो लिखा हुआ मिलेगा वो इस तरीके से देखिए कि किसी भी परीक्षक द्वारा जांचने पर परिणाम में किसी प्रकार का अंतर न आना ही वस्तुनिष्ठता का गुण है। ये देखो, किसी भी परीक्षक द्वारा जांचने पर परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना आना ही वस्तुनिष्ठता का गुण है। अब हमारे पास देखिए, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला था आपको वस्तुनिष्ठता में कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। आप लोगों ने इसको देखा, समझा। अब यही क्वेश्चन मैं चाहे कहीं से भी करवाऊं, क्या इसका आंसर बदलेगा? और जब आंसर नहीं बदलेगा तो क्या परिणाम बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे साथियों, परिणाम सेम रहेंगे। चाहे वो किसी भी विश्व के किसी भी परीक्षक से उसको जांच करवा लो, आप उससे चेक करवा लो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब जब विज्ञान ने अपने निष्कर्ष निकाले तो क्या उसमें परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिकता है। अगर यहाँ अवैज्ञानिकता होती तो हम कहते लगभग ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकाले जाते। और जब आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकाले जाते तो साथियों उसमें कोई चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी जो क्षेत्र है उस पर खरा उतरती है। दूसरा हमारे पास जो शब्द आता है वो आता है विश्वसनीयता। ये पहला है। दूसरा जो है वो है विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता में देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर के कि भारत, क्वेश्चन यही है कि भारत की राजधानी क्या है। उसमें आंसर है यही है, मान के चलिए समझने के लिए। अब क्या आपने यहाँ पे आंसर किया, उसका अंकन तो कर दिया, उसके परिणाम में तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, क्या उसका आंसर बदल सकता है? बताइए, क्या उसका आंसर बदल सकता है? अब जब आपने जो निबंधात्मक क्वेश्चन लिखे थे उनमें उनके आंसर बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं, देखिए, ये समझिए कि मैंने एक क्वेश्चन निबंधात्मक में लिखा था
क्वेश्चन लिखा था, ये देखिए कि भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। अपने विचार प्रस्तुत करें या लिखें। अब यहाँ पे जितने चेहरे हैं आपने हर किसी को बताया, तो उसने अपने हिसाब से लिखा। किसी कोई लिख रहा है कि दिल्ली में लाल किला है, कोई ये कह रहा है कि वहाँ की जामा मस्जिद है, कोई कह रहा है इंडिया गेट प्रसिद्ध है, कोई कहता है कि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, कोई कहता है वहाँ की जलवायु ऐसी है। तो हर एक प्राणी अपने अपने विचार लिख रहा है। आप जितने प्रेक्षकों से चेक करवाओगे उनके आंसर जितने भी हैं उनमें अंतर मिलेगा, क्योंकि प्रेक्षक जो है, जो जांचने वाला है, वो अपने हिसाब से चेक करेगा। लेकिन लिखने वाले जितने चेहरे थे साथियों, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। तो इसमें भी क्या है, सामान्य अंतर मिलता है। तो यहाँ पे विश्वसनीयता के बारे में जो बुकों के अंदर जो वर्डिंग लिखी होती है, बुकों की जो भाषा लिखी होती है, उसको मैं लिख रहा हूँ कि किसी भी परीक्षक द्वारा जांचने पर उत्तर का ना बदलना, उत्तर में किसी प्रकार का अंतर ना आना ही विश्वसनीयता का गुण है। किसी प्रकार का अंतर ना आना ही विश्वसनीयता का गुण है। तीसरा है हमारे पास व्यापकता। तीसरा जो स्वरूप है वो है व्यापकता का। देखिए साथियों, पहले तो हमें यह पता लगाना है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। अब हमने यहाँ पे वस्तुनिष्ठता में पता लगाया और उसका सटीक आंसर निकाल करके लेकर के आए कि भारत की राजधानी दिल्ली है। सही आंसर निकाल करके लेके आए और जब सही आंसर निकाल करके लेके आए साथियों, तो ही हमने क्या किया, विश्वास किया। अब हमने नहीं, हम किसी से भी जाकर के कह देते हैं कि भारत की राजधानी भैया दिल्ली है। अब उसमें जितने विचार लिखे गए, हो सकता है कि उनके ऊपर कोई हर एक प्राणी सहमत हो या ना हो, क्योंकि वो निबंधात्मक स्वरूप में थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें, तो यहाँ पे साथियों वस्तुनिष्ठता की अगर बात करें तो वस्तुनिष्ठता में सत्य है। जो चीज़ सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। अब इनको हमने एक स्वरूप में रखा तो ये वस्तुनिष्ठता के स्वरूप में रखी गई। सही है, सटीक है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आ रहा। जो आंसर है वो है, उसके परिणामों में किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं आ रहा, अंतर नहीं आ रहा। तो साथियों वस्तुनिष्ठता जो चीज़ है, जो सटीक है, जो सत्य है, जो हर जगह मानी जाती है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और जब कोई चीज़ सत्य है, जो सटीक है, उसके ऊपर विश्वास होता है साथियों, तो ही वो हर क्षेत्र विशेष में फैलती है, तो ही वो हर क्षेत्र विशेष में फैलती है। मैं यहाँ कहूँ व्यापकता का अर्थ कि किसी भी परिणाम का हर क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि प्राप्त करना व्यापकता का गुण है।
प्रसिद्धि प्राप्त करना व्यापकता का गुण है। ये हमारा है तीसरा रूप व्यापकता का। उसके बाद में देखिए हम बात करें, हमारे पास है भविष्यवाणी। अगला चौथा कौन सा है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के बारे में अगर हम चर्चाएं करें तो देखिए कि जो चीज हमारे सामने सत्य है साथियों, जो चीज हमारे सामने क्या है, सटीक है, जो हमारे सामने सत्य है, जो सटीक है, सत्य है, उसके ऊपर हमने क्या किया? विश्वास किया। और उसके ऊपर हमने विश्वास किया तो उसको हमने हर क्षेत्र विशेष में हर जगह पहुंचाया। और जब हर जगह पहुंचाया तो उसकी हमने क्या की? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का अर्थ कि हम आगे के रूप में उसे बिखेरते हैं, आगे के क्षेत्र विशेष में उसे बिखेरते हैं। आगे के क्षेत्र विशेष में, आगे के क्षेत्र विशेष से मतलब है साथियों कि जो चीज़ सत्य है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा रहा है, जिसको हर एक प्राणी विशेष मान रहा है, तो वो क्या होगी? जिसको हर एक प्राणी विशेष मान रहा है तो वो उसकी क्या की जा सकती है? उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। और जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है वो विज्ञान में ही संभव है और किसी में संभव नहीं है। वो वैज्ञानिकता के गुणों में ही संभव है, दूसरे के गुणों में हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।